जी। ये स्क्रीन शेयर हो गया ना, एक वाइट बोर्ड सा आ गया आपकी स्क्रीन पे। जी जी सर। सर। यस जो सर। मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना आपको? जी सर। जी ओके, सर। तो फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू द क्लास। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका अपना हमारा जो चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आज इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। एक दो पॉइंट इसमें रह गए हैं, वही हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किया है, लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा मैं ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। इस एनिमेशन के जरिए थोड़ा सा आप कैसे एनएमआर इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्प्शन करते हैं या ट्रांजिशन होते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इस वीडियो को आप देखिए पहले। थोड़ा सा मैंने इसलिए इसको फर्स्ट रखा है। देखिए एक्चुअली ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। मैग्नेट को हमने लाया है ना, ये मैग्नेट हो गया आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बीच में हम यहाँ पे सैंपल को रखते हैं। ठीक है, सैंपल को अच्छे से हम स्पिन करते हैं। स्पिन करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली पूरे सैंपल को फील हो जाएगा, यानी हर जगह अच्छे से। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ से पास करते हैं। पास करने के बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आहिस्ता 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 इंक्रीज करते जाते हैं। ये वाला एरो दिखा रहा है। देखिए जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आप बढ़ा रहे हैं, उतना ये एनर्जी गैप बढ़ता है। और ये एनर्जी गैप और आपका फ्रीक्वेंसी मैच जब होता है तो ट्रांजिशन होता है। देखिए ट्रांजिशन हो गया, यानी ये गैप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मैच हुआ तो ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन होने के बाद ये हर एनर्जी स्टेट में रहता नहीं है। फिर इसके बाद कुछ देर में ये फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में ऐसे वापस आ जाते हैं विद द इमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वहां से रेडिएशन निकल जाएगा। जब वहां से रेडिएशन निकल जाते हैं तो सिग्नल यहाँ डिटेक्टर के पास चला जाते हैं। ठीक है, डिटेक्टर से फिर आपको पूरा उस सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा वीडियो था, आप थोड़ा सा इसको बाद में फिर से आप देख लेना क्या होता है। ये दिखा आप लोगों ने? जी जी सर। सर। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, बाद में और आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे। फैक्टर में हम एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो बेंजीन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स थे उसके साथ हाइड्रोजन अटैच था। तो हमारे हिसाब से इतना ज्यादा या फोर या फाइव के आसपास ही इसका केमिकल शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। और ये ऐसे निकल के ऐसे जाके ऐसे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो 6 के 6 प्रोटॉन्स जो है, जो रिंग के साथ अटैच है, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, उस डायरेक्शन में आ रहा है जहां पे आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे थे, री कर रहे थे। तो ये हमें कम मैग्नेटिक फील्ड पे ही आपका एब्जॉर्प्शन दिखाता था, हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं था। यानी जिसको हमने क्या कहा था, डिशील हो रहा था ये प्रोटॉन ड्यू टू सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू 7 से 8 के बीच में आता है अगर वो एरोमेटिक प्रोटॉन है। और यहाँ पे हमने एस्टेलिन का एग्जांपल लिया था। एस्टेलिन में इसका उल्टा हो रहा था, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस तरह से ओरिएंट होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा है ऐसे। तो ये जो है, जो फील्ड यहाँ से जनरेट हो रहा है और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। जिसकी वजह से नेट जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन को चाहिए था, वो उतना फील नहीं होते, यानी इसको ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। जिसकी वजह से इसका जो केमिकल शिफ्ट होता है वो लेस देन एक्सपेक्टेड होता है, 2 के आसपास ही होता है। हमारे हिसाब से तो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए था, इतना नहीं होते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ और मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं, ये इस तरह से हम दिखाते हैं कोन की फॉर्म में। देखिए ये आपका एरोमेटिक रिंग है ना।
ये एरोमेटिक रिंग को अब ऐसे इसको एनालाइज कीजिए, ये इसको हम ऐसे प्लेन में रखा है। इसके ऊपर वाला पार्ट को ऐसे कौन से दिखाया है जिसमें हमने एक पॉजिटिव से दिखाया है, और नीचे रिंग के नीचे है, ये रिंग के नीचे वाले पार्ट को भी हमने एक पॉजिटिव से दिखाया है। इसका मतलब ये है कि अगर इस जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ओरिजिनेट हो रहा था ना, यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे खत्म हो रहे थे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं, है ना, यहाँ से निकल रहा है और वापस यहाँ से आ रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन जो रिंग के ऊपर और जो रिंग के नीचे है, इस रीजन में अगर देखा जाए तो ये एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, है ना। यानी अबोव एंड बिलो ऑफ द अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, ये एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जिसकी वजह से इस वाले जो इस पॉजिटिव पार्ट को ना हम क्या कहते हैं, शील्डिंग रीजन कहते हैं, शील्डिंग रीजन, ठीक है। और जो साइड में आ रहे हैं, जो इसके प्लेन में आ रहे हैं यहाँ पे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इनके साथ अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने इस वाले एरिया को किस से दिखाया, माइनस में, यानी ये डिशील्डिंग रीजन है, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी यहाँ दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अल्कीन में भी, अल्कीन है से फॉर एग्जांपल आपका अल्कीन, अल्कीन का ऐसे प्लेनर होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेन में होगा, यानी प्लेन को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये फ्रंट वाला है, आपकी तरफ है, एक इस आपके मोबाइल की स्क्रीन के पीछे जा रहे हैं ये बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ये प्लेन में है। तो यहाँ से भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होते हैं, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल जाते हैं, जो ऐसे आके नॉर्थ से जाके यहाँ पे साउथ में ऐसे ऐसे खत्म हो जाते हैं यहाँ से, तो सॉरी ऐसे निकल के यहाँ से चला जाएगा। तो आपका से फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से निकल के ऐसे जाए तो इस लाइन में ये अपोज करते हैं, इसलिए इस रीजन को हमने पॉजिटिव से रीजन से दिया है, इसमें भी अपोज करें तो पॉजिटिव। यानी अगर आपके डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी प्रोटॉन आते हैं वो किस जोन में आएगा, शील्डिंग जोन में आएगा। लेकिन अगर वो इस लाइन में आते हैं, यानी डबल बॉन्ड से अवे साइड में आ रहे हैं, इसके प्लेन में आ रहे हैं, वो सारे प्रोटॉन्स क्या आ रहे हैं, देखिए ये 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 ऐसे अलाइन हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो रहा है, तो ये वाला जो रीजन है वो डिशील्ड हो जाता है, वो वाला रीजन, ठीक है। सिमिलरली एल्डिहाइड में भी यही है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी है ना, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन ही ये भी सर्कुलेट करेगा, ये भी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे करेंगे लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे आएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ से निकलेगी, यहाँ आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे निकलते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो अगर कोई प्रोटॉन इस लाइन में आ रहा है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे नहीं है बल्कि साइड में है, तो उस समय वो वाला जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिशील्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और जो एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन इस डबल बॉन्ड के ऊपर आते हैं या नीचे आते हैं तो उस समय वो क्या होता है, हाईली शील्ड रीजन होता है। ये इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल दिखाएंगे, देखिए ये आपका एनिलीन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 18 एनिलीन है। देखिए एरोमेटिक रिंग है, इसमें इसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट करते हैं, ऐसे सर्कुलेशन करते हैं, तो ये भी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो इसमें आप देखिए कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं, इसको अलग कलर से दिखाएंगे थोड़ा सा फिर पता चलेगा। ये वाले हाइड्रोजन से अंदर, ये वाले हाइड्रोजन देखिए ये रिंग के अंदर है, अंदर मीन्स इस साइड में, जैसे आपका ये बेंजीन रिंग था ना ऐसे, ये ये या तो एबो द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, साइड में नहीं है, जिस तरह से बेंजीन रिंग में था, इनर हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो है आपका मैग्नेटिक करंट ऐसे जा रहा है, आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो भी तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे जिस तरह से बेंजीन में जनरेट हो रहा था। तो इसलिए देखिए जो इनर हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट है वो कितना आता है, -1.8 आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस
एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट एबो एंड बिलो द रिंग में आपका एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर फील्ड पे दिखाता है -1.8, यानी आपके टीएमएस से भी दूर, हाईली शील्डेड रीजन। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स हाईली शील्डेड है, ठीक है। तो इसके बाद बाहर देखिए, इस एनएलएन के जो बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स की तरह है, ये बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स रिंग से बाहर है ना, ऐसे ऐसे प्लेन में है, यानी रिंग का ये इस करंट के बाहर आ रहा है, जिसमें आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और जो एप्लाइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहे थे, रीइंफोर्स कर रहे थे, जिसको हम यहाँ पे किससे दिखाएंगे, आउटर हाइड्रोजन जो रिंग के बाहर साइड में है। देखिए 8.9 आ रहा है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाते हैं कि जिसमें जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, वो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो क्या कर रहे हैं, डिशील्ड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर reinforcing with the applied magnetic field. But in case of inner protons, जिसमें सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो रीजन है वो हाईली शील्ड हो जाते हैं, इसलिए इसका जो है आपका केमिकल शिफ्ट जो होता है माइनस में आ जाता है, ठीक है। फिलहाल इस तरह से आप याद रखें, और एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाए। देखिए ये वाला आप कंपाउंड देखिए, ये वाले जो हाइड्रोजन्स है, ये वाले हाइड्रोजन्स, ये वाला हाइड्रोजन्स और ये वाले हाइड्रोजन्स, देखिए थोड़ा सा रिंग से बाहर है, इस साइड में है, इस साइड में। लेकिन जो ये वाला जो हाइड्रोजन्स है, मिथिलीन हाइड्रोजन्स, जो मिथिलीन हाइड्रोजन है वो रिंग के ऊपर आ रहा है, जस्ट एबो या बिलो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रिंग करंट जनरेट होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, फिर वहां से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, ऐसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ऐसे, जिसका ऐसे डायरेक्शन होगा। तो इस साइड में देखिए ये वाला जो है, ये वाली लाइंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। तो जो अबो एंड बिलो द प्लेन है, ये इस मिथिलीन के हाइड्रोजन वो हाईली शील्डेड होता है, -1.0 पे आ रहा है। लेकिन जो आउटर है, जो बाहर है, देखिए ये 2 के आसपास है, ठीक है। ये 2 इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा बॉन्ड हमने ऐसे दिखा है ना, वरना तो बॉन्ड थोड़ा ऐसा आके थोड़ा सा हल्का सा इस प्लेन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए वरना तो 7.8 आ जाते हैं इन हाइड्रोजन्स का 7.8 या 7 या 8 के आसपास होते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा इस प्लेन रिंग के अंदर आ जाते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, और ये वाला जो रीजन होता है वो शील्डेड रीजन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए और क्लियर करने के लिए मैंने और एक एग्जांपल रखा है, ये वाला कंपाउंड देखिए, ये बीच वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है इस मिथिलीन पे, तो ये तो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है ना, यानी बेंजीन रिंग के एग्जैक्टली सेंटर में आ रहे हैं। तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, यहाँ से निकलेंगे, ये वाला डिशील रीजन में आएंगे, फिर मैग्नेटिक लाइंस फिर से वापस आएंगे, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। तो जो अबव एंड बिलो द रिंग में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हाईली शील्डेड होता है, आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू से, देखिए -1.4। सिमिलरली यहाँ पे 10 एनिलीन है ना, 10 एनिलीन्स है, इसमें 5 डबल बॉन्ड्स यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें भी देखिए ये इसमें एक ब्रिज बनी है, यहाँ पे एक ब्रिज जो आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ के आए हैं, CH2। ये इस एरोमेटिक रिंग के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर है, अबोव द प्लेन है, यानी जब ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बीच में क्या करते हैं, अपोज करते हैं, आपको पता है। तो ये वाले जो प्रोटॉन्स है, ये सॉरी ज्यादा लिखा मैंने, तो ये वाला जो प्रोटॉन्स है CH2 प्रोटॉन्स, ये क्या हो जाते हैं, हाईली शील्डेड हो जाते हैं, 0.5 -0.5। जबकि आउटर जो हाइड्रोजन है, इसकी जो बाहर हाइड्रोजन्स है, आउटर हाइड्रोजन्स, ये सारा अपना 7 to 8 के बीच में ये अपना एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे, जब भी हम कोई इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, अगर आपको एच एन एम आर में केमिकल शिफ्ट का वैल्यू किसी प्रोटॉन्स का 7 से
8 के बीच में देते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में शक बिल्कुल आना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है जिसका हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं या जिसका हम स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करने जा रहे हैं, हो न हो ज़रूर इसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड एनिसोट्रॉपी की वजह से 7 से 8 के आसपास ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आवाज आ रहे हैं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये जस्ट एक एक्सटेंशन था जो हमने पहले पढ़ा है। अब तीसरा फैक्टर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने से, यहाँ पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के समझाएंगे। से फॉर एग्जांपल ये एक अल्कोहल है, ठीक है। Because of more electronegativity of oxygen, it acquires slightly negative charge। यहाँ पे कौन सी चार्ज आते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, सॉरी, जो ये बॉन्ड जो है वो पोलर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली दूसरा भी यहाँ पे एक आपका अल्कोहल होगा। एक अल्कोहल तो होगा नहीं, बहुत सारे अल्कोहल होंगे, ठीक है। तो कुछ देर के लिए ये हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाई दिस हाइड्रोजन, ठीक है, वाई दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका फिर क्या बन जाते हैं? आपका एक हाइड्रोजन, एक्सक्यूज मी, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा लो बैटरी। ठीक है, तो आप देखिए अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस टाइप के इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एक्चुअली ये एक वीक फोर्स अट्रैक्शन है, बट बिकॉज ये वंडरवाल्स ऑफ फोर्स के कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हो रहा है यहाँ पे। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फोकस कीजिए जिस जिस हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना उस पर फोकस कीजिए आप। इस हाइड्रोजन ने हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इस हाइड्रोजन पे थोड़ा हम फोकस करते हैं। देखिए हमने पहले ही कहा कि जो अगर प्रोटॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो उतना ही उसको हमें क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वहां पे वो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो हाँ इस प्रोटॉन को चाहिए था वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अब ये हाइड्रोजन है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, और अपना हल्का सा इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से कम होगी कि ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन पे ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज पहले एक ही ऑक्सीजन के साथ ये शेयर था, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो दो ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये थोड़ा लेगा, ये थोड़ा लेगा, तो अपने उसके आसपास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो हो जाएगा ना। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस around the around the proton, बस around the proton। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन की सराउंडिंग में डिक्रीज हो जाते हैं, वो वाला कंडीशन हम क्या बोलते हैं? डिशील्ड, डिशील्ड हो जाना। अब अगर डिशील्ड होता है तो लो मैग्नेटिक फील्ड आपको रेजोनेंस होने के लिए चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉन फील्ड शिफ्ट होता है। और हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज आ रहा है क्या? आ रही है सर। ठीक आ रहा है सर, आ रहा है सर। डॉन फील्ड शिप कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ये समझ में आया होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट द प्रोटॉन बिकम डीशील्ड। वो प्रोटॉन जो होता है वो डीशील्ड होता है, डीशील्ड होता तो लो मैग्नेटिक फील्ड जरूरत होगा। तो जब लो मैग्नेटिक फील्ड होता है, डॉन फील्ड शिफ्ट होता है, मींस ये टीएमएस से दूर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब केमिकल शिफ्ट जो होता है इसका क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यही हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब एट ए लोअर फील्ड देन द नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड प्रोटॉन्स। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम टू विच द प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट इज डिक्रीज इट एज कंपेयर टू दैट अराउंड द नॉन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते उसके कंपेरिजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, इसलिए डॉनफील्ड शिफ्ट। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है तो क्या केमिकल शिफ्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज, वहां पे कोई चेंज होने वाला है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये केमिकल शिफ्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका डेल्टा का वैल्यू हाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउन फील्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इन चीज को आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे हाँ नोट कीजिएगा, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन इजीली बी डिस्टिंग्विश्ड बाय पीएमआर। ये चीज है जैसे आपने आईआर में पढ़ा होगा। ठीक है, आईआर में क्या होता है, इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आईआर के थ्रू। ठीक है, आईआर फ्रीक्वेंसी क्या, इस मॉलिक्यूल जैसे हमारे एक ये है, ये एक कंपाउंड है, नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं, चलो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से आपका ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, ये नाइट्रोफिनॉल है। अब यहाँ पे नेगेटिव होगा, सॉरी यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है विद इन द सेम मॉलिक्यूल बनी ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, ये भी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ एनएमआर में, पीएनएमआर में भी हम इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए केस, तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, इस मॉलिक्यूल, इसको मैं दोनों को क्या करता हूँ, डाइल्यूट करता हूँ। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि नॉन पोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें ऐड करना जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जैसे CCl4 है, CCl4 में दोनों में ऐड करता हूँ, इंटर वाले कंपाउंड में भी, इंट्रा वाला मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड में, दोनों में मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ। डाइल्यूशन करने से क्या होगा, देखिए अब मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें डाल दिया, तो यहाँ पे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बीच में घुसेगा कि नहीं। अब ये मॉलिक्यूल दूर चला जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा, यानी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डाइल्यूशन करने से इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है, बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पहले पास में आने की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनमें बॉन्ड बना था, क्योंकि ये एक परमानेंट बॉन्ड तो नहीं था, अब मॉलिक्यूल इसमें घुस सकते हैं, तो ये नॉन पोलर इनके बीच में आ गया, दूर दूर चला गया और ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। लेकिन ये इंट्रामॉलिक्यूलर में पॉसिबल है क्या ये बॉन्ड ब्रेक होना, भाई ये तो विद इन द मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट आएंगे तो दो मॉलिक्यूल के बीच में आएगा, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल दूसरा हो गया, इनके बीच में आएगा, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कोई असर होता नहीं है ऑन डाइल्यूशन। यानी ऑन डाइल्यूशन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं,
लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पे बॉन्ड पे कोई असर नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑन इंट्रामॉलिक्यूलर, जो विद इन द मॉलिक्यूल बनी है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर है। तो अब हमने यहाँ पे दो चीज जाना कि इंटर में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, इंट्रा में बॉन्ड पे कोई असर नहीं होने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास कंपाउंड ए है और मेरे पास बी है। अब मुझे पता नहीं है कि ए में इंटर है कि बी में इंटर है। तो अगर मैं इसका एनएमआर करता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पे टीएमएस है, बी का एब्जॉर्प्शन पोजीशन मुझे यहाँ आ गया। मैं जैसे 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 पे बी का मुझे पीक यहाँ आ रहा है, ए का मुझे यहाँ आ गया 4 पे, ठीक है, ये मुझे पता है। लेकिन जो ही मैंने डाइल्यूशन की, अब मैं डाइल्यूशन कर कुछ मैंने एमएल उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया और मैंने डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन करने के बाद मैंने फिर क्या किया, फिर से इनका एनएमआर किया, ठीक है, फिर से मैंने एनएमआर की। तो वहां पे मुझे क्या आएगा, देखिए बी का जो पोजीशन है वो कहाँ पहुंच गया, 3.5 पे पहुंच गया, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग पे बी का आ गया। और जो ए का था वो अनचेंज्ड ए पे ही रहा, 4 का 4 आ गया। तो देखिए बी का यहाँ पे केमिकल शिफ्ट इंक्रीज हुआ, तो इससे हमें आइडिया मिल रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एरर की, मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि हमें केमिकल शिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाना है, मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कंपाउंड है ए एंड बी। अब मैंने पहले इनका एनएमआर लिया, ये आपका टीएमएस है 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बी का हमने माना, बी का सिग्नल 3 पे आ गया, और जो ए का सिग्नल है, ए का पीक आ गया वो 4 पे आ गया, से फॉर एग्जांपल ये हम मान लीजिए। अब ऑन डाइल्यूशन, अब मैंने इसको क्या किया, डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन करने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, किस में, इंटर में, बस इतना याद रखो, इंट्रा में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ए का जो पीक है वो वैसे के वैसे रहा अपनी जगह पे, ये ए का पीक है, सॉरी ये अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, ए का पीक अपनी जगह पे रहा, ए का पीक जो है वो अपनी जगह पे यहाँ पे 4 पे था, 4 पे ही आ गया पीक, ये ए का पीक है। लेकिन जो बी का पीक है जो 3 पे था वो 2.5 पे पहुंच गया यहाँ पे, ये बी का, यानी इसका केमिकल शिफ्ट जो है वो डिक्रीज हुआ। तो आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है, तो उसका केमिकल शिफ्ट इंक्रीज होते हैं। तो इसका उल्टा आप बोलिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो हाइड्रोजन की पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो केमिकल शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेंस यहां से हमें पता चल रहा है जो कंपाउंड बी है उसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो ए है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को, जी सर। ये समझ आया ना? हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं वंडरवॉल डीशील्डिंग। ये सिंपली एक फिर से एक इंट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जिनमें होता है, इसको मैं सीधे एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये वाला डायग्राम, ये एक लॉक्ड रिंग है, बिल्कुल इस पोजीशन में इसको लॉक किया है हमने, वरना थोड़ा सा ट्विस्ट होते रहते हैं, इसको इस पोजीशन में हमने रखा है। देखिए अगर मैं इस एच ए प्रोटॉन का एनएमआर करना चाहता हूँ, इसका मुझे वैल्यू देखना है, तो ये देखा गया है अगर यहाँ पे आर जो है वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल में आ रहे हैं, ठीक है, आर मीन्स कोई मिथाइल ग्रुप, से फॉर एग्जाम्पल मेरा है हाइड्रोजन, यहाँ पे एच ए था, इसके बगल में ये एच ए है, इसके बगल में इस वाले रिंग पे है, इसके बगल में कहीं पे यहाँ पे आपने आर रखा, आर को मैंने कोई मिथाइल ग्रुप रखा, ऐसे बड़ा सा बल्कि ग्रुप रखा, तो इनमें इलेक्ट्रॉन है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिपल करेगा।
जब वो रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ भाग जाएगा? देखिए मैं इसको हाइड्रोजन को अलग से यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मैं इसको अलग तोड़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक बल्कि सा ग्रुप दिया, CH3 लगा दिया, CH3 इसके बगल में, ठीक है। ये किसी कार्बन के साथ बॉन्डेड है, से समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एक बल्कि ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी है, इस बॉन्ड में भी, जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। जब रिपल्शन हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से शिफ्ट होके, यानी कहते हैं फुल इतना में तो कोई चीज धक्का देके थोड़ा सा उधर पहुंचा देते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से निकल के थोड़ा सा दूर कार्बन की तरफ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से दूर जा रहा है तो अराउंड द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है किसी भी प्रोटॉन के आसपास, तो वहां पे डीशील्डिंग इफेक्ट होता है। और जब डीशील्डिंग इफेक्ट होता है तो केमिकल शिफ्ट जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये देखा गया है कि अगर मैं इस प्रोटॉन पे, इस वाले प्रोटॉन का मैं NMR कर रहा हूँ और यहाँ R की जगह H देता हूँ, तो इसका जो डेल्टा का वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू होता है वो क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको H ही H मानते हैं, इसको H होगा तो कोई रिपल्शन नहीं होगा, कोई रिपल्शन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसा था वैसा का वैसा रहेगा इस हाइड्रोजन के आसपास। तो उसका कोई ना कोई डेल्टा वैल्यू आएगा, से समथिंग आएगा, डेल्टा का वैल्यू कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन जो ही मैंने इस R की जगह पे CH3 डाल दिया, यानी डेल्टा जब मैंने CH3 रखा, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग की तरफ चला जाएगा, हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा और ये डिशील हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे जब मैंने मिथाइल रखा तो इस H का वैल्यू जो है, डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब यहाँ पे क्या था? अल्काइल ग्रुप था। ये समझ आया कि नहीं? कि कोई बल्किनेस, कोई एक बड़ा सा ग्रुप पास में आता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भाग जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वंडर वाल्स डिशील्ड करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से किसी दूसरे प्रोटॉन को डिशील्ड करना। तो इसको हम कहते हैं वंडर वाल डिशील्ड। यानी ये कोई परमानेंट प्रोसेस नहीं है। अगर यहाँ पे दूसरा कोई ग्रुप लगा दे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगा और आपका केमिकल शिफ्ट फिर से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? जी सर। ओके। अब है हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। थोड़ा सा मैंने बताया लेकिन इसको मैंने अलग से यहाँ पे, क्योंकि यही बेस होता है आपका NMR का, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेट, sp3 हाइड्रोजन, sp3 हाइड्रोजन का मतलब है कि वो हाइड्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, यानी ये कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो क्या है? sp3 है। उस sp3 हाइड्रोजन के कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस प्रोटॉन का हमें PNMR करना है, ठीक है। प्रोटॉन NMR इसका करना है, इस प्रोटॉन्स का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होता है। तो यूजुअली इनका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू याद रखना 0 से 2 के बीच में होते हैं। अगर कंडीशन ये है, अगर जैसे आपका CH2 है और ये वाला प्रोटॉन CH3 को मानता है, जैसे मैं ये वाला प्रोटॉन जो है इसकी बात करते हैं, इस वाले प्रोटॉन की, सिंपली तीनों प्रोटॉन बराबर है लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। दिस प्रोटॉन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो उनका डेल्टा का वैल्यू हमेशा 0 और 2 के बीच में आता है। लेकिन याद रखना कि इस कार्बन के आगे पीछे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो जुड़ा नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ग्रुप तो जुड़ा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इनका वैल्यू 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई और कोई ग्रुप इसके साथ अटैच होता है तो कभी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। वरना अगर कोई ऐसा नहीं, सिर्फ सारे के सारे sp3 है तो 0 और 2 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो TMS के ऑलमोस्ट पास में
टीएमएस के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका मिथिलीन ग्रुप जो कि यहाँ पे ये चीज़ों को अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ ये वाला देखिए, यहाँ पे केमिकल शिफ्ट का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला भी एक प्रोटॉन है जो कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो प्रोटॉन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये भी प्रोटॉन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें इनमें सारों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दीज प्रोटॉन्स आर नॉट सेम। वो सेम नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके बगल में 3 कार्बन है, इसके बगल में सिर्फ 2 ही कार्बन है, और इसके बगल में सिर्फ 1 ही कार्बन है, और ये तो एक स्ट्रेन रिंग है, रिंग फॉर्म में है। तो सब पे, तो इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा थोड़ा सा क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से इनका केमिकल शिफ्ट भी क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। अब हमें पता करना है किसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगा, किसका केमिकल शिफ्ट कम होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये याद रखना, ये आज के बाद हम सीधे ही बोलेंगे, अगर CH होगा, यहाँ मैं लिखूं, यहाँ लिख देते हैं, चलो CH वाला, CH इसको हम मिथाइन प्रोटॉन कहते हैं, METHINE, मिथाइन। यानी मिथाइन कहीं पे लिखा होगा तो CH की बात करें, यानी वो हाइड्रोजन जो कि आप एक ही हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ जुड़ा, जैसे ये वाला, इस वाले प्रोटॉन को हम मिथाइन कहते हैं, मिथाइन हाइड्रोजन, मिथाइन टाइप का। ठीक है, मिथाइन प्रोटॉन। लेकिन अगर 2 प्रोटॉन होंगे इस टाइप से, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो इसको हम मिथाइलिन प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, मिथिलीन ग्रुप कहते हैं या मिथिलीन प्रोटॉन कहते हैं। अगर CH3 होगा तो इन 3 प्रोटॉन को हम मिथाइल प्रोटॉन कहते हैं। बस ये चीज आप याद रखेंगे। मिथाइल अगर कहीं पे लिखा होगा तो वो CH3 की बात कर रहे हैं, मिथिलीन लिखा होगा तो CH2 की बात कर रहे हैं, मिथाइन लिखा होगा तो CH प्रोटॉन की बात करते हैं। बस ये याद रखना। देखिए, तो केमिकल शिफ्ट जो होता है वो मिथाइन प्रोटॉन का, यानी टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसका ज्यादा होता है, सेकेंडरी मिथिलीन का कम होता है, और प्राइमरी का सबसे कम होता है केमिकल शिफ्ट। अगर वो हाइड्रोजन किसी स्ट्रेन रिंग के साथ अटैच है तो उसका तकरीबन डेल्टा का वैल्यू TMS के क्लोज में आ जाते हैं, 0 होता है। ये क्यों होता है जरा, ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइटली मोर इलेक्ट्रिक एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये तो सबको पता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से दूर जाएगा, तो इसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगा। इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन पे ज्यादा होगा इसका एज कम्पेयर टू मिथाइन प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही कार्बन है जो इसको खींच रहा है, बाकी 3 प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन प्रोटॉन्स के कंपेयर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका केमिकल शिफ्ट भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए इसमें क्या 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 होगा रिंग स्ट्रेन में, तो रिंग स्ट्रेन का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस रिंग में, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से थोड़ा सा दूर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस हाइड्रोजन की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन में इंक्रीज, इस प्रोटॉन की तरफ इंक्रीज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब प्रोटॉन के पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट, ओके यस नेक्स्ट सर। पे जाते हैं, sp2 पे जाते हैं। sp2 होगा तो आप समझ सकते हैं S कैरेक्टर क्या होगा, S कैरेक्टर नियरली, sp3 में तो S कैरेक्टर सिर्फ कितना था, 25% है ना,
और sp2 में s कैरेक्टर कितना है 33 के आसपास है ना, s कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो हमने कल कहा था कि जितना s कैरेक्टर बढ़ता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन का इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर वो हाइड्रोजन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो डेफिनेटली ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिशील होता जाएगा। जब ये डिशील होगा तो डेफिनेटली इसका डेल्टा का वैल्यू एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ प्रोटॉन था उसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए ज्यादा 4.5 से लेकर 7 तक इनका वैल्यू देखा गया है। वो किन कंडीशन में इंक्रीज होता है वो हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इतना याद रखिए कि इनका वैल्यू sp3 वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे विनाइल हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है। विनाइल हाइड्रोजन हैव ग्रेटर केमिकल जी 5 से 6 होता है। विनाइल किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड सी और एच, इस टाइप का, यानी डायरेक्टली ये जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, इसको विनाइलिक हाइड्रोजन। देन एलिफेटिक, एलिफेटिक मीन्स ये कार्बन सीधा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। एरोमेटिक का तो 7 to 8 होता है, ये चीज हमने देखा बिकॉज ऑफ एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। और विनाइल एरोमेटिक रेजोनेंस बहुत ही लोअर पे हो जाते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन के अलावा एन आइसोट्रोपिक को भी आपको एडजस्ट करना है। और एल्डिहाइड का याद रखना, देखिए एल्डिहाइड प्रोटॉन्स का याद रखना 9 से 10 के बीच में आता है, एक्चुअली 11 भी आते हैं। ठीक है, जैसे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये वाला ये एल्डिहाइड का प्रोटॉन है ना। एक तो यहाँ पे देखिए एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ये वाला एच मैंने कहा था ना ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। ये वाले लाइन में तो अपोज करेंगे, लेकिन जो ही ये प्रोटॉन के पास आते हैं तो ये रीइंफोर्स करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हाइड्रोजन एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से क्या हो जाते हैं, डाउन फील्ड हो जाते हैं। एक ये रीजन है ये 9 से 10 होने का। दूसरा रीजन क्या है, ये जो है कार्बन इस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका एक यहाँ पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, ओपन नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पास में ही कौन सी चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगा, यानी ये डिशील्ड हो जाएगा। इसलिए एल्डिहाइडिक प्रोटॉन आपका 9 और 11 या 10 के बीच में आते हैं। तो कहीं पे आपको कोई बोलता है कि कोई प्रोटॉन है जो एनएमआर में पीएनएमआर में इसका डेल्टा का वैल्यू 11 आ रहा है, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, हो ना हो ये क्या होना चाहिए, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होना चाहिए। अगर 7 से 8 में होगा तो आप हो ना हो ये कहना चाहिए ये एरोमेटिक शायद हाइड्रोजन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, देखिए ये वाला चीज दिखा आपको। इसके बाद sp हाइड्रोजन। अब तो sp तो थोड़ा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्टेलिन में। कार्बन का जो है s कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड C मीन्स sp हाइब्रिडाइज्ड, sp मीन्स s कैरेक्टर कितना है 50% है, तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा और आपका हाइड्रोजन डिशील हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो 6 के आसपास इसका डेल्टा वैल्यू होना चाहिए, लेकिन जो ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये अपने आप को ऐसे ओरिएंट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो ये हाइड्रोजन है ये इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पास आ जाते हैं, जहां पे ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे होते हैं। तो ये फर्दर शील्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो डेल्टा का वैल्यू 2 से सिर्फ 3 के बीच में आते हैं, यानी जो हम नॉर्मल में एक्सपेक्ट कर रहे थे 5-6 होना चाहिए वो कम आता है बिकॉज ऑफ एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। इन थोड़े से एनोमलस बिहेवियर को आपको याद रखना, हट के बिहेवियर हो रहा है ना, इन चीजों को पूछा भी जाता है, इनको याद भी रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे कुछ ज्यादा ही होते हैं। यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन, जिसको हम एक्सचेंजेबल प्रोटॉन भी कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, उनका क्या होगा, देखिए उन प्रोटॉन्स का वैल्यू 10 से लेकर 12 तक आता है।
एसिडिक प्रोटॉन्स मीन्स जैसे कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH है, ये प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। ये एसिडिक प्रोटॉन है, यानी ये इजीली अपने H पॉजिटिव को लॉस करते हैं। ठीक है, इनको हम एक्सचेंजेबल भी कहते हैं। एक्सचेंजेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव को लॉस करते हैं सॉल्वेंट के साथ, फिर H पॉजिटिव फिर से एक्सेप्ट करते हैं, ये फाजी एक्सचेंज होता रहते हैं। एक्सचेंज होने से क्या प्रॉब्लम होता है वो हम इस टॉपिक के बाद में जब हम वहाँ पे कुछ NMR के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, वहाँ फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखना कि ये जो एसिडिक प्रोटॉन्स है वो हाईली एक्सचेंजेबल होते हैं, बिकॉज ये इजीली H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाते हैं, फिर से H पॉजिटिव बन के यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक चीज ये इनको एक्सचेंजेबल इसलिए कहते हैं। दूसरी बात, ये हाईली डॉनफील्ड होता है, डिशील्ड होता है। डिशील्ड क्यों होता है जरा, ये ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, इस टाइप का है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जाएंगे, इसका एक हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इस डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। ऑक्सीजन खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज से डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स ये डी शील्ड से डी शील्ड होता जाएगा। डी शील्ड जब होगा तो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू बहुत ही ज्यादा आता है। तो 10 से 12 आते हैं तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो आपको दिमाग में आना चाहिए, हो ना हो ये क्या होना चाहिए, कोई एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। इस तरह से आपको दिमाग में आना चाहिए। कुछ केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आपको जो याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रखें, मैंने यहाँ पे रखा है, इसको देखिए। जैसे ये अल्काइल मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल सिर्फ मिथाइल होगा तो 0.9 इसका डेल्टा वैल्यू आता है। मिथिलीन प्रोटॉन होते हैं तो 1.3, क्यों आता है वो भी एक्सप्लेन किया। मिथाइन प्रोटॉन होगा तो 1.5, विनाइलिक होगा तो 4.6 से 5.9 आते हैं। एस्टेलिन का यानी अल्काइन टाइप का प्रोटॉन होगा तो याद रखना आपको इससे ज्यादा नहीं करने, इससे कम ही रखना है, 2 के आसपास। एरोमेटिक होगा तो देखिए ये 6 से 8 के बीच में, ये चीजें आप थोड़ा सा आप दिमाग में। अल्कोहल होगा तो देखिए 3 से 3.4 से 4 के आसपास। ये क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से अपनी तरफ थोड़ा सा लेके जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो केमिकल शिफ्ट इंक्रीज हो जाए। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन 9 से 10 है, देखिए आप इसको देख सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे बहुत सारे, इन थोड़ा सा इनको देखिए, क्यों वैल्यू ज्यादा है क्यों वैल्यू कम है, इसको आप थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा तो इससे आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पीएमआर सिग्नल, मुझे इस पे आना चाहिए, मैं तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ सिग्नल कैसे आते हैं। देखो, हमने पहले ही कहा कि एनएमआर में एक प्रॉब्लम ये है कि हमें एक प्रॉब्लम ये लगता था, हम ये बोलेंगे हमें प्रॉब्लम ये लगता था भाई सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, सब प्रोटॉन है तो एनएमआर कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे प्रोटॉन को। तो हमें ये पता चला एनएमआर का जो सिग्नल है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर प्रोटॉन के सराउंडिंग में सेम होगा तो हम कंसिडर करते हैं दे आर इक्विवेलेंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर किसी प्रोटॉन पे डिफरेंट होगा तो डिफरेंट सिग्नल आएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ सिग्नल इन ए पीएमआर यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, जैसे आपका ये तार बन के आ गया, ये आपको एक शीट निकल गया, भाई इसका सिग्नल यहाँ आ रहा है, इसका सिग्नल यहाँ आ रहा है, बोल के एक शीट टोटल फाइनल रिजल्ट आता है ना, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसका, कि इस टोटल इसके स्पेक्ट्रा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो पीएमआर स्पेक्ट्रम शो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो सिग्नल का मतलब है, सिग्नल का मतलब ये है कि कितने टाइप्स के प्रोटॉन आपके मॉलिक्यूल में है। कितने टाइप्स का मतलब है कि कितने ऐसे प्रोटॉन है जिनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। क्यों, क्योंकि जितना केमिकल इन्वायरमेंट उनका अलग होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसका मतलब इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। इनको हमें क्या चाहिए, डिफरेंट केमिकल शिफ्ट चाहिए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। लेकिन किसी जगह अगर केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है सबका, है ना, तो सब एक ही जगह पे एब्जॉर्ब करेगा
तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं, या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका केमिकल शिफ्ट क्या होगा, सेम होगा। हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे सबका केमिकल शिफ्ट क्या होगा, सेम होगा। केमिकल शिफ्ट सेम मीन्स जैसे कि आपका TMS है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है। अगर सबका केमिकल इन्वायरमेंट ये 1 है, ये 2 है, अगर सबका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होगा तो सबका केमिकल शिफ्ट 1 ही होगा। 1 का मतलब है कि ये 1 पे ही एब्जॉर्ब करेगा, पीक अच्छा आएगा। हमें पता इसकी इंटेंसिटी कितनी अच्छी पीक दे रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जिनका सेम केमिकल इन्वायरमेंट है, जिनको हम केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं। तो कुछ प्रोटॉन्स हम यहाँ पे देखिए ये करते हैं। ये है फॉर एग्जांपल, कैसे हमें पता चलेगा, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। से फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। चलो आपके लिए CH3 CH2 Cl है। आपको क्या करना है, दिमाग में इमेजिन करना है कि फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को मैं किसी दूसरे ग्रुप के साथ मैं एक्सचेंज करता हूँ। Z, H की जगह पे मैंने क्या लगाया, Z और Cl। ठीक है, अब मैं इस वाले प्रोटॉन को CH3 में से एक प्रोटॉन को निकाल के मैं इसकी जगह Z दे देता हूँ, तो CH2Cl हो जाएगा। यानी आपने दिमाग में ही आपने थोड़ा सा एक्सचेंज यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस किया। आपको पता क्या करना था, वेदर ये मिथाइल प्रोटॉन और मिथिलीन प्रोटॉन क्या सेम है, क्या इक्विवेलेंट है, क्या दोनों का केमिकल शिफ्ट सेम होगा, क्या दोनों का सिग्नल सेम होगा। तो आपको दिमाग में ही मानना है। फॉर एग्जांपल इसमें से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, मिथाइल का एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, जिसको मैं एक अननोन Z से रिप्लेस करता हूँ। इसको एक बार में इसको रिप्लेस करेंगे, दूसरी बार में फिर इन दोनों को देखिए, क्या ये दोनों सेम कंपाउंड बना है कि कुछ अलग कंपाउंड बना, बताइए। ये सेम बना कि अलग बना, ये सेम कंपाउंड बना कि अलग कंपाउंड सेम है बना, सर, हाँ प्रोडक्ट तो बताइए। सेम है। देखिए मैं दोबारा करता हूँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। CH3 है, CH2 है और Cl है। ठीक है, मैंने आपको कहा भाई जो मिथिलीन प्रोटॉन है और जो मिथाइल प्रोटॉन है, वेदर दे इक्विवेलेंट और नॉट। तो आपको इस तरह से भी पता है। दूसरा भी मेथड है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, आपको दिमाग में समझना है। जैसे मैं एक हाइड्रोजन को CH3 में से एक हाइड्रोजन को मैं निकाल देता, उसकी जगह पे मैंने Z दिया, Z मीन्स OH डाल दिया, सिर्फ OH ही बोलता हूँ चलो मैं। ठीक है, इसके बाद इसको ड्रॉ किया। एक दूसरी बारी में क्या किया, मैंने CH3 को तो ऐसे ही रखा, जो ग्रुप जिससे मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था वो इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया। फिर देखा वेदर दीज टू कंपाउंड आर इक्विवेलेंट और नॉट, 1 और 2 सेम है क्या, 1 और 2 जो मैंने रिप्लेसमेंट करने से नो किया, सर, क्या दोनों सेम है? नो सर, नहीं है ना यार, आप नहीं है सर। नॉमेनक्लेचर भी करो। तो अगर मैं 1 2 कर रहा हूं तो यस सर, 1 नहीं नंबर पे सर, अल्कोहल आ रहे हैं, 1 2 दूसरे पे आपका अल्कोहल, तो ये टोटली डिफरेंट कंपाउंड बना ना, बना कि नहीं बना? तो इस सिस्टम में हम यस सर, कहेंगे मिथाइल यस सर, प्रोटॉन एंड मिथिलीन प्रोटॉन आर नॉन इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट नहीं है। जबकि मैं ऐसा करता हूँ, देखिए CH3 CH2 Cl है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के साथ कितने H जुड़े हुए हैं, 2। अब हमें पता नहीं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या सेम है, तो अलग अलग बारी बारी कीजिए भी इनको। CH3 COH से आपने रिप्लेस किया, Cl हो गया, H को मैंने अलग रखा, एक ये बना। दूसरा मुझे क्या बन रहा है, CH3 C, इस H को मैंने सेम रखा और दूसरे वाला हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, क्या सेम कंपाउंड बना, 1 और 2 सेम यस बना सर, कि नहीं बना? यस सर, तो यस उस सर। नहीं, दैट मीन्स बोथ द हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, तो इनका केमिकल, तो केमिकल शिफ्ट भी सेम होगा, सिग्नल भी एक ही आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया Z से और दूसरे हाइड्रोजन को दूसरी बार Z से रिप्लेस किया, तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, पेयर ऑफ एनांटियोमर बन रहा है। ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर वो डिफरेंट बनता है, डाइस्टेरियोमर बनते हैं, अलग कंपाउंड बनते हैं, तो वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे। इससे और क्लियर होगा। जैसे कि मैंने कहा भाई हाइड्रोजन, इसको मैं ए से करता हूँ, चलो इस हाइड्रोजन को मैं बी से करता हूँ। मैंने कहा वेदर केमिकल शिफ्ट ऑफ एच ए एंड एच बी इक्वल और नॉट। मैंने कहा एच ए और बी क्या सेम है, बराबर है, केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट है, दोनों का सिग्नल सेम है। तो आपको पता करना है, देखो दिमाग में आप रखिए, घुमाइए, मैं इसको जड से रिप्लेस कर रहा हूँ, इस वाले बी को मैं पहले जड से रिप्लेस कर रहा हूँ। फिर दूसरी बार आपने एच को कुछ नहीं किया, ए को रिप्लेस किया, किससे, जेड से। एक एक किया, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ है, इसको मैं ठीक करता हूँ। ये इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको एच रखा, अब मैंने इसको जेड से रिप्लेस किया, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ये और ये क्या सेम है? यस सर, केमिकल इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अरे क्या हो गया आप लोगों को, अभी भी हमने वंडरवाल्स डिशीटिंग इफेक्ट पढ़ा, इतने फैक्टर्स पढ़े। देखिए ये वाला जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो फ्रीली रोटेट करता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ही डबल बॉन्ड आता है वो फिक्स हो जाता है, वो रोटेट नहीं करता है अक्रॉस, ये सी और सी बॉन्ड फिक्स है, फिक्स स्ट्रक्चर है। दिमाग में आया? कार्बन कार्बन डबल यस बॉन्ड सर, या ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो स्ट्रक्चर फिक्स हो जाते हैं। ये एच ए एच यहाँ रहेगा, एच यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। लेकिन इसकी जगह पे अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ये तो रोटेट होते रहता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ जेड रखा, कभी ये एच इस जेड के पास आ जाता, फिर दूसरा रोटेट होके ये वाला एच इस जेड के पास आ जाता, फिर रोटेट होके ये जेड इस एच के पास आ जाता। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या है भाई, डबल बॉन्ड में फिक्स है पोजीशन, कोई रोटेट होने वाला नहीं है। यहाँ मैंने जेड रखा, यहाँ मैंने एम रखा, दैट मीन्स ये जेड जो है वो एच के पास ही रहेगा हमेशा के लिए, एम जो है वो एच इस एच के पास रहेगा, एच और एच ऐसे रहेंगे, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आया होगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अच्छा दिखा, यहाँ पे हमें एच रखना है, यहाँ पे जेड। देखिए इस एच का, इस एच पे फोकस कीजिए, इस एच पे, इसके पास में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसका अपना वंडरवाल से या इफेक्ट होगा, इसका अपना कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा जो इसको रिपल कर भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, जो भी हो, ठीक है। लेकिन इस वाले किस्से में क्या है, यहाँ बी आर है, बी आर और सी एच थ्री का तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम नहीं है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम नहीं है, जिससे क्या हो जाएगा, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम रहेगा क्या? नो सर, डिफरेंट नहीं, रहेगा। डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट रहेगा रहेगा, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट ये कुछ अलग ग्रुप है, ये कुछ वंडरवॉल। अलग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट केमिकल शिफ्ट। डिफरेंट केमिकल शिफ्ट का क्या मतलब है, डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, नॉन इक्विवेलेंट। दैट मीन्स दिस एच एंड दिस एच आर नॉट इक्विवेलेंट, दोनों बराबर नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कर सकते हैं ना। चलो हम कुछ प्रॉब्लम पे आ जाते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आइए, indicate the kind of protons and number of PMR signal in the following compound। फॉलोइंग कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ सिग्नल बताना है। अब नंबर ऑफ सिग्नल किसके बराबर होते हैं, ये चीज मैंने अभी आपको कहा, नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। बस ये याद रखना, नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे। फिलहाल आप इसको याद रखिए। देखिए अब मैं ए की बात करता हूँ, ए वाला प्रॉब्लम जो है,
CH3 है, फिर है बॉन्ड CH2 है, फिर है सिंगल बॉन्ड CH2 है, Cl है। ठीक है, अब मैं थोड़ा यहाँ पर भी आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आइए, देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब दिमाग में इसको घुमाओ उसको घुमाओ की बात छोड़ो, ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ये वाला देखिए ना, यहाँ पे आपको दिमाग में लाना है, इसके जस्ट पास में CH3 है, डिफरेंट इंट्रैक्शन होंगे, इसके पास में Br है, डिफरेंट इंट्रैक्शन होंगे, मीन्स इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग प्रोटॉन्स। बस आपको सीधे दिमाग में ये लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है एक ही कार्बन का है, इसके इस साइड में भी CH3 है, इस साइड में भी Cl है, दोनों हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन के इस साइड में Cl है, इस साइड में Cl है, इस साइड में CH3 है, इस सेम है ना, उसको चारों तरफ से सेम केमिकल इन्वायरमेंट फील हो रहा है, तो दैट मीन्स ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं, आप दिमाग में आप जट जट घुमाते रहेंगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे हल्का सा कम हो जाएगा, इसके बाद इसकी वजह से ये खींचेगा इसको, इस पे हल्का सा कम होगा, इस पे इसकी वजह से इसको खींचेगा, यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ये जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस क्लोरीन एटम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे बहुत ही ज्यादा कम होगा, जिसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, है ना। इसके कंपैरिजन में, इस कार्बन के कंपैरिजन में, ये वाला जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 वाला जो कार्बन है ये क्लोरीन से थोड़ा सा दूर है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू इस कार्बन नंबर 1 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाई की लो, ज्यादा हाँ ज्यादा हो जाएगा सर। हाई होगा। तो हाई हाइड्रोजन हो पे भी थोड़ा जी थोड़ा सा हाई हो, थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बोलेंगे हाई है, तो इस पे बताइए हाई होगा कि लो हो जाएगा, 1 और 2 के कंपैरिजन में, हाई सर, हायर लिखेंगे इसको, हायर होगा, है ना, यस, और हाई हो गया, ये तो बढ़ता चले, दैट मीन्स केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ 1, 2 एंड 3 कार्बन आर नॉट सेम। इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मिथाइल में, ये मिथिलीन, ये मिथिलीन, सब का इन्वायरमेंट क्या है, अलग है। दैट मीन्स इस ये वाला CH2 दिखने में तो ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, सेम होना चाहिए ना, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन विच इज डायरेक्टली अटैच टू दिस मिथिलीन प्रोटॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगा, इस पे ज्यादा होगा। तो अब बताओ कितने टाइप्स के प्रोटॉन है इसमें हमारे पास, 3 टाइप्स, 3 टाइप का प्रोटॉन, एक को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और तो बताइए नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे फिर इसमें, 3 आएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, बी का बताइए, फिर देखेंगे कितना आया है आपको, बी का बताइए, बी का बताइए, बी का क्या स्ट्रक्चर है, देखिए CH3 है, CH है, इस CH के साथ Cl जुड़ा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, CH3 है, देखिए, है कि नहीं, ये CH3। अब बताइए वेदर ऑल द प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, आपको ये पता करना है। CH, नॉन ये इक्विवेलेंट, ये मिथिलीन प्रोटॉन है, ये सॉरी मिथाइल प्रोटॉन और मीथाइन प्रोटॉन। अब बताइए, 2 आएंगे सर, हाँ नॉन इक्विवेलेंट, सारे के सारे, सारे नहीं सर, 2 सेम है सर, हाँ, सर 2 yes, सेम होंगे, एक अलग दो होगा, यस, दो 1, अगर मैं इसको 1, 2, 3 मानता हूँ, तो कौन सा वाला सेम है, 1 और 3, 1 और 3, और 3 तो इसको ए टाइप का प्रोटॉन मानेंगे, तो 3 को भी हम ए टाइप का प्रोटॉन मानेंगे, ठीक है। और सर, ये अलग है तो मिथाइन प्रोटॉन को हम बी टाइप का प्रोटॉन, तो कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल सर, 2 सिग्नल आएंगे।
देखिए आपको जैसे ये है, ये टीएमएस है, कैसे सिग्नल आएंगे टीएमएस है 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, ऐसे नंबरिंग होता है ना। तो दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे क्या होगा, सबसे कम होगी, तो इसका पीक टीएमएस से कहीं दूर आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये ए प्रोटॉन इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम दिस क्लोरीन एटम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा मीथान प्रोटॉन के कंपेरिजन पे ज्यादा होगा, तो ये इस टीएमएस की तरफ आएंगे कि इस तरफ आएंगे, इसका सिग्नल टीएमएस की तरफ। टीएमएस की टीएमएस तरफ की आएंगे। तरफ। गुड। तो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसका ये कितने प्रोटॉन से, ये एक प्रोटॉन से ये 6 प्रोटॉन है, तो इसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दूसरा सिग्नल। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो सिग्नल है इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है, और ये जो प्रोटॉन हो कितने प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है। ये आपको वहां पे जब इंटीग्रेशन करता है ना, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है, खुद इंटीग्रेशन करके निकाल देते हैं भाई इस सिग्नल में कितने प्रोटॉन है, इस सिग्नल में कितने प्रोटॉन है। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो कि कितने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना बढ़िया सा एक इन हाईली इंटेंस आपको पीक मिलेगा। आप सी में बताइए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मीन्स ये एसीटोन है, एक ही आएगा सर। एक ही आएगा। गुड। यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी एक ही CH2 है, आएगा इसके सर। पास CO है, तो ए एक ही टाइप का आपको एक ही सिग्नल आएगा टीएमएस से, वो भी एसीटोन है तो नाव के आसपास कहीं दूर आएगा, है ना। सॉरी जी सर। यस यस। नाव तो नहीं आएगा, हमें एल्डिहाइड के साथ कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, 7। आप देखिए ये वाला आप कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला। ठीक है, पैराजाइलिन का देखना है, विनाइल क्लोराइड का दिखना है, साइक्लोब्यूटेन का दिखना है, डाई इथाइल ईथर का 2 आइसोमर्स ऑफ C2H2Cl, कर सकते हैं इसको। यस सर। तो इसको यस सर। कीजिएगा, कल होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला 3 आइसोमरिक डाइसाइक्लोप्रोपेन, इसको मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ यहाँ पे। ये वाला क्या है भाई क्वेश्चन, डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाईमिथाइल, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन ही होता है ना। डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल मीन्स 2 मिथाइल है, इसमें कहीं ना कहीं 2 मिथाइल है। 2 मिनट। तो एक बार मैं यहाँ रखता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मिथाइल को मैं यहाँ रख देता हूँ CH3, और एक बार में मैं इसको नीचे ही रख देता हूँ। चलो, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हुआ, 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया, कार्बन नंबर 1 पे रखा। दूसरा आइसोमर इसमें क्या बन सकता है बताइए, दूसरा ऐसा आइसोमर साइक्लोप्रोपेन तो वही होगा। एक मिथाइल को मैं यही रखता हूँ, दूसरे मिथाइल को यहाँ रख देता हूँ, 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, लेकिन सिस फॉर्म में है, रिंग के दोनों ऊपर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। और एक बन सकता है कि नहीं बन सकता, एक पॉसिबल लग रहा है मुझे, एक और बनेगा, यस सर। 1 3। 1 3 बनेगा। 1 3 कैसे, 1 3 नहीं आएगा भाई, क्या हो गया, 1 3 होगा क्या, आप बोल रहे हैं यहाँ रख दो, यहाँ है ना, वो ये तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 फिर स्मॉलेस्ट वाला सेम बन जाएगा 1 2। हम ये कर सकते हैं, इस 2 वाले पोजीशन पे नीचे रख सकते हैं, ट्रांस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये वाला। यस सर। यस अब सर। देखिए 3 आइसोमर बन गया, A B और C बन गया, 3 आइसोमर बन गया। अब बताइए भाई कितने सिग्नल ये दे सकते हैं। देखिए ये इसका वैलेंसी कंप्लीट है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन है ना, इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। 2। ठीक है, सिमिलरली इस पे कितने, अब नीचे जो है, नीचे की तरफ जो बॉन्ड जाएगा, इसको मैं एक H यहाँ होगा, कि नहीं होगा। हाइड्रोजन। ठीक है,
और इसमें भी एक Yes, ऊपर sir. हाइड्रोजन होगा, एक नीचे हाइड्रोजन होगा। अब ये मिथाइल ऊपर है तो हाइड्रोजन कब कहाँ होगा, इसको चलो ऐसे ही रख, हाइड्रोजन यहाँ होगा। अब नीचे वाला हाइड्रोजन को, ऊपर वाला हाइड्रोजन को ऐसे ही लिख देते हैं, नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं। अब बताइए कितने सिग्नल आ सकते हैं, कितने टाइप से प्रोटॉन है, पहले बताइए। देखिए मिथाइल प्रोटॉन पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, पहले इस प्रोटॉन पे, है ना, Yes. इस प्रोटॉन पे, whether these two methyl protons are equivalent or not। इसके Yes, रिंग sir. के नीचे की तरफ हम देखेंगे तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, ऊपर भी देखेंगे तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। पास में एक यहाँ पे कार्बन है, इसके पास में भी एक कार्बन है, सेम केमिकल इन्वायरमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके पास में भी एक Yes, sir. कार्बन है Yes, CH2 sir. वाला, इसके पास में भी एक, नीचे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कार्बन के ऊपर CH3 है, इसके नीचे भी CH3 है, तो दोनों मिथाइल सेम, ए आएगा, दोनों का ए हम मानते हैं। अब देखेंगे ये CH2 और ये CH2 सेम है क्या, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ये दो भी सेम है ना, ये भी CH2 है, ये भी हाँ CH2 है, सर. इसके बगल में भी CH3 है, इसके बगल में भी CH3 है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों का सेम हाल है। तो इन वाले प्रोटॉन्स को, इस वाले प्रोटॉन्स को हम बी टाइप ऑफ प्रोटॉन कहेंगे। इसका मतलब इसमें दो ही सिग्नल आएंगे। कितने सिग्नल आएंगे, इट हैज टू डिफरेंट प्रोटॉन्स, तो इट विल शो टू सिग्नल इन एनएमआर। अब इसमें बताइए, इसमें अब बताइए, इसको अच्छे से देख के बताइएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ, ऊपर की तरफ CH3 है, ऊपर की तरफ CH3 है ना, ऊपर वाले सब को मैं इसी कलर से करता हूँ, नीचे वाले को हम डिफरेंट कलर से करेंगे। चलो H, ये नीचे है, रिंग के नीचे है, जी ये सर. है। अब बताइए, ये मिथाइल और ये मिथाइल पे आप नजर रखिए, क्या सेम है, Yes, sir. सेम है ना। इस सेम है सर. इसके यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ रहा है, इसके बगल में भी एक हाइड्रोजन आ रहा है, रिंग का तो सेम होगा। ये इसके बगल में CH3, इसके अपोजिट में भी है, तो डेफिनेटली ए मिथाइल प्रोटॉन और मिथाइल प्रोटॉन सेम है। अब हम इस हाइड्रोजन, रिंग के ऊपर की यस. बात करें, इस हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन जो नीचे वाले हाइड्रोजन है उनके साथ सेम है कि नहीं, वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा? ये, I think not, sir, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिथाइल नहीं सर, हाँ, क्योंकि दो इसके हाइड्रोजन. बगल में एक बड़ा सा CH3 है, इसके बगल में यहाँ पे एक CH3 है, इन हाइड्रोजन्स के पास, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ इनके अपोजिट में CH3 है, जी. इसके तो फेस टू फेस में CH3 है ना, तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, इसको हम क्या मानेंगे, बी टाइप ऑफ प्रोटॉन मानेंगे। समझ आ रहे हैं। अब रिंग के नीचे तीन हाइड्रोजन है, जी. वेदर ऑल द थ्री इक्विवेलेंट और नॉट, बताइए। तीन हाइड्रोजन जो रिंग के नीचे है, चलो मैं व्हाइट से इसको लिखता हूँ, व्हाइट से आप इसको ये कर पाओगे। ये हाइड्रोजन, नॉट. ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तीनों क्या इक्विवेलेंट है, No, sir. नहीं है। देखिए इस हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट में CH3 है, इस हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट में हाइड्रोजन है ना, इस वजन है. हाइड्रोजन के अपोजिट में यस. हाइड्रोजन है कि नहीं। तो ये तो डेफिनेटली अलग हो गया ये वाला प्रोटॉन, तो इसको हम सी टाइप ऑफ प्रोटॉन, सी, इसको हमने ए माना, है ना, इसको ए माना, फिर इसके बाद बी, सॉरी, इस वाले प्रोटॉन को बी माना, इसको हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब ये दो प्रोटॉन रह गए, ये और ये, क्या ये सेम है, Yes, sir. सेम है ना। आप मॉडल बना यस के सर. जी देखिएगा, सर. एक कागज पे आप इसको कोई ऊपर करके कर सकते हैं, ये दो प्रोटॉन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये 2 प्रोटॉन। देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के अपोजिट में भी CH3 है, इस हाइड्रोजन के अपोजिट में भी, यहाँ पे यहाँ पे। तो इस H को हम डी टाइप का प्रोटॉन कहेंगे। तो कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन आएंगे? ABCD, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। फोर। तो 4 सिग्नल आना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, ये वाला लास्ट वाला, ये इसमें कितने सिग्नल आएंगे बताइए। यहाँ पे हमने ऊपर CH3 रखा है, बताइए कितने सिग्नल आ रहे हैं जल्दी से। ऊपर वाले को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, CH3 H, चलो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे वाले को डिफरेंट कलर से लिखते हैं, रेड करते हैं। H नहीं, CH3 सॉरी, CH3 H और H। क्या दोनों CH3 पर के प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है? बताइए, ये और ये यस सर। दोनों इक्विवेलेंट है। एक के अपोजिट में हाइड्रोजन, दूसरे के अपोजिट में सब सेम है, तो A हाँ और A, मिथाइल और मिथाइल सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम। एक ये सिग्नल आ गया। आप बताइए ये प्रोटॉन, ये वाला, ये वाला प्रोटॉन, ये दूसरे प्रोटॉन की तरह सेम है, इसका इक्विवेलेंट कौन है? इसके अपोजिट नो। में CH3 है, तो इस प्रोटॉन के अपोजिट में CH3 है ना। जी सर। इसके बगल में CH3, तो जी इसके बगल में CH3 है, तो ये और ये बी। प्रोटॉन हमें सेम लग रहा है, B। तो ये वाला 2 प्रोटॉन रह गया। ये दोनों जी इक्विवेलेंट है क्या? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। देखो नहीं इसके सर, पास में इक्विवेलेंट, क्योंकि CH3 है, इसके नीचे इससे में भी इसके मिथाइल। पास CH3। एक यस सर। मॉडल बनाइए, तो ये सेम है, हाँ C है, सर, हाँ सर। C है। अब बताइए 3 आइसोमर को क्या आप NMR से डिफरेंशिएट कर पाओगे? पहले वाले केस में हमें 2 ही सिग्नल आ रहे थे, फर्स्ट केस में 2 सिग्नल। दूसरा आइसोमर होगा तो हमें कितना आएगा? 4 सिग्नल आएंगे। तीसरा आइसोमर होगा तो 3 सिग्नल आएंगे। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ NMR you can differentiate different isomers of the compound because of different isomers have different electron density. So different electron density means different types of proton, different chemical shift, so different number of signal, और उस सिग्नल के बेसिस पे you can identify different types of isomers। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर। तो आज इतना काफी है। यस यस सर। सर। ठीक है, फिर ये वाला आप ट्राई कीजिएगा, ये वाला भी आप ट्राई कीजिएगा, एग्जाम्पल 4। ठीक है, दोनों ट्राई कीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएंगे। तो गाइस थैंक यू, आज इतना ही हम डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होता ओके, हो तो थैंक आप थैंक यू यू कल सर। सर। पूछिए। ये बताइए, प्रेजेंटेशन के लिए कितनी स्लाइड्स होनी पड़े? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए